गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में कृतिका से चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका हैं मधु काकरिया जी। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम मधु काकरिया जी के जीवन परिचय पर हल्का सा प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च सन 1957 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया और उसके बाद इन्होंने रचना करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृत महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत तथा नारी पीड़ा की अभिव्यक्ति, ये इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता को भी प्रमुखता से स्थान दिया है। इनकी रचनाओं में जैसे पत्ताखोर, सलाम आखिरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये था मधु काकरिया जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। आइए अब हम पढ़ते हैं मधु काकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ को। लेकिन इससे पहले बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। यहाँ लेखिका जो है वह पर्वतीय स्थलों का भ्रमण करने के लिए गई है। तो लेखिका देखती है कि जब वो पर्वत की ऊपर जाती है और ऊपर से वो नीचे गंगटोक आदि जैसे शहरों को जब देखती है तो उसे लगता है कि जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो जब वो ऊपर से पर्वतों के ऊपर से जा कर के नीचे गंगटोक शहर को देखती है तो उससे लगता है कि जैसे आसमान नीचे पृथ्वी पर आकर के उलट गया है और उस शहर में जलती हुई बत्तियां जो हैं वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारे के समान दिखाई दे रही हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की तरह झालर सी बना रहे थे और दूर ढलान पर तराई पर जो सितारों के गुच्छे थे, अर्थात जो दूर आकाश में निकले हुए तारे और तारों का जो समूह था, झुंड था, वह रोशनी के गुच्छे की झालर के समान दिखाई दे रहा था। जैसे ऐसी कोई झालर लटका दी गई है जो टिमटिमा रही हो। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। लेखिका कहती है वह क्या है जो टिमटिमा रहा है, झालर देना, वो क्या है। लेकिन वह कह रही है कि वह रात में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। लेखिका कहती है गंगटोक शहर जो है वह मेहनतकश लोगों का शहर है, अर्थात वहाँ के लोग जो होते हैं वो बड़े ही परिश्रमी होते हैं। और वह एक ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था, क्योंकि पर्वत में बसा हुआ गंगटोक शहर जो है वहाँ सुबह शाम रात सब सुंदर थी। यानी किसी प्रकार से कभी वहाँ किसी को गर्मी या शीत आदि के कारण कोई कष्ट नहीं होता था। वहाँ का सुबह शाम और रात सब अच्छी थी, लोगों को आनंदित करती थी। और वह रहस्यमयी सितारों से भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका कहती है कि जब मैं वहाँ गई थी तो वो जो रहस्यमयी सितारों से भरी रात थी उस गंगटोक की, जिस दिन या जिस रात को लेखिका ने उस गंगटोक शहर में बिताया था, वो लेखिका कहती है कि वह मुझे जादू की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास। लेखिका कहती है कि उस गंगटोक शहर की सुंदरता से मैं इतनी आकर्षित हो गई थी कि मैं और सब कुछ भूल गई थी। इसीलिए कह रहे कि मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थात मैं सब कुछ
भूल गई थी और अर्थहीन था। मुझे उस गंगटोक शहर की सुंदरता के सामने सब कुछ फीका लग रहा था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। लेखिका कहती है कि मेरे भीतर बाहर सब शून्य था, अर्थात मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, और अगर कुछ था मेरे पास तो वह था अतीन्द्रियता। ठीक ना, इंद्रियता माने होता है कि इंद्रियों से युक्त, और अतीन्द्रिय होता है कि इंद्रियों से परे, अर्थात सारी चीजें मुझे मेरी इंद्रियों से परे दिखाई दे रही थी। डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर, और वह इंद्रियों से परे डूबी हुई रोशनी में जो गंगटोक शहर झिलमिला रहा था, चमक रहा था, उसकी सुंदरता में लेखिका कहती है कि मैं सब कुछ भूल गई थी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े, गर्दुह प्रार्थना। लेखिका कहती है कि धीरे धीरे वहाँ से एक उजास आया। उजास का मतलब होता प्रकाश। एक प्रकाश हुआ, उजाला आया, और उससे शून्य से फूटने लगा। यानी शून्य माने आकाश से एक प्रकाश का पुंज या प्रकाश का समूह, उजाला दिखाई दिया लेखिका को, और एक प्रार्थना में लेखिका के होंठ हिलने लगे। साना साना हाथ जोड़, वह प्रार्थना की एक लाइन है कि साना साना हाथ जोड़। इस प्रार्थना में लेखिका के होंठ हिलने लगे, जो कि एक गर्दुह प्रार्थना थी। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। ये वहाँ की भाषा है, हमरो जीवन तिमरो कौशेली, यानी ये ब्रैकेट में देखिए उसका अर्थ दिया गया है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये इस पंक्ति का अर्थ है। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका कह रही है कि वहाँ एक नेपाली युवती से मैंने इस प्रार्थना की बोल को सीखा था, अर्थात इस प्रार्थना को सीखा था। यह एक नेपाली प्रार्थना है। सुबह हमें योमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। लेखिका कहती है मुझे सुबह सुबह योमथांग की यात्रा पर निकलना था, इसलिए मैं जैसे ही आँख मेरी खुली मैं बालकनी की तरफ चल पड़ी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। शायद कंचनजंगा की यात्रा करना चाहती है लेखिका, इसीलिए कह रही है कि लोगों ने बताया था कि अगर बालकनी हो, आसमान स्वच्छ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो यहाँ बालकनी से, जिस होटल में लेखिका रुकी थी उसकी बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है यह हिमालय की सबसे बड़ी और तीसरी चोटी है, यानी ऊंचाइयों में तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। लेखिका कहती है कि मौसम तो स्वच्छ था, अच्छा था, लेकिन फिर भी आसमान में हल्के हल्के बादल थे। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। लेखिका कह रही है कि जब मैं पिछली बार भी आई थी गंगटोक की यात्रा पर, तब भी मुझे यहाँ से कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी थी बादलों की वजह से। आज भी, इस वर्ष भी, जैसे ठाकुर जी के कपाट अर्थात द्वारिका के कपाट बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए, उनके दर्शन नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह से इस बार भी मुझे गंगटोक से कंचनजंगा के दर्शन नहीं हुए। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, मुझे यहाँ से उसको दिखना नहीं था, और इसीलिए शायद वह मुझे दिखाई भी नहीं पड़ी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गए हूँ। लेखिका कहती है लेकिन मैंने, रकम रकम माने विभिन्न प्रकार के, लेखिका कहती है लेकिन उस बालकनी से मैंने देखा कि मुझे सामने इतने विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे मैं किसी फूलों के बगीचे में ही खड़ी हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। योमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्योंकि जब भी हम पर्वतीय स्थलों की यात्रा पर जाते हैं तो हमारे साथ एक गाइड होता है। उसी तरह से लेखिका के साथ भी एक गाइड है जिसका नाम है जितेन नार्गे। वो लेखिका को पर्वत
और लेखिका के साथ के लोगों को पर्वत की यात्रा पर ले जा रहा था, जो कि युमथांग जो है, युमथांग को लेखिका को अब जाना है, युमथांग के स्थान को देखने के लिए जाना है। वह गंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है। लेखिका कहती है कि मुझे उस युमथांग के बारे में वो नार्गे बता रहा है कि वहाँ जो हैं ये सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों से होकर के जाते हैं और वहाँ की जो रास्ते होते हैं, वादियाँ होती हैं, वो फूलों से लदी होती हैं। तो लेखिका कहती है कि मैंने नार्गे की बातों को सुनकर उससे पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। लेखिका ने कहा कि क्या नार्गे से कि क्या मुझे वहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो नार्गे कहता है पहले चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी की खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। लेखिका कहती है कि इस तरह से प्रत्येक स्थान की सुंदरता को देखते हुए, जायजा लेते हुए मतलब अच्छी तरह से देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर युमथांग के लिए आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। और लेखिका कहती है कि उसी समय हमारी निगाह सफ़ेद रंग की एक लाइन से लगी हुई बौद्ध पताकाओं पर टिक गई। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। और ये शांति की प्रतीक और अहिंसा की प्रतीक पताकाएं हैं, उन पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, अर्थात यहाँ के लोग जो हैं वो बुद्ध को काफ़ी मानते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट माने होता है बौद्ध भिक्षु, जब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है तो उसमें की आत्मा की शांति के लिए शहर से काफ़ी दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं इसी तरह से फहरा दी जाती हैं। और कुछ पताकाएं रंगीन भी होती हैं। वे रंगीन पताकाएं जो होती हैं वो किसी नए काम के प्रारंभ के लिए, प्रारंभ के समय लोग ऐसा करते हैं और ये पताकाएं कभी उतारी नहीं जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। लेखिका कह रही है कि नार्गे मुझे उन पताकाओं के बारे में बता रहा था। मेरे कान तो अपना कार्य कर रहे थे, मैं सुन रही थी नार्गे की बातों को, लेकिन मेरी निगाह जो है उस नार्गे की जीप में लगी हुई बुद्ध की मूर्ति पर टिकी हुई थी, तस्वीर पर टिकी हुई थी। क्योंकि कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी, वो बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, दलाई लामा की तस्वीर थी। और लेखिका कहती है कि मैंने कई दुकानों पर भी दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचकोली खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। लेखिका कहती है कि जब हमारी जीप हिचकोले लेते हुए अर्थात झटके खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो उसी समय नार्गे जो था वो अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए यानी हंसते हुए उसने बताया कि इस स्थान का नाम है कवि लोंगस्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। तिब्बत से चीस खेवम्सन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधिपत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यहाँ चीख खेवम्सन और कुंजतेक के साथ संधिपत्र हुए थे, संधि की गई थी, यहाँ उनका संधिपत्र लिखा गया था। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। लेखिका कहती है कि नार्गे बता रहा था कि दो जातियाँ लेप्चा और भूटिया थीं, वो काफ़ी लंबे समय से उनके बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन जब उनमें शांति वार्ता हुई तो यहीं पर उस संधि की शुरुआत की गई थी। इसलिए वहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर आज भी स्थित है, रखा गया है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। लेखिका कहती है और उसी रास्ते पर आगे हुए बढ़ते हुए मैंने एक कुटी के भीतर एक घूमता हुआ चक्र देखा। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। मैंने नार्गे से पूछा कि ये क्या घूम रहा है, तो उसने बताया कि मैडम यह एक धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील जिसको कहते हैं। इसको घुमाने से ऐसी मान्यता है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लेखिका कहती है कि नार्गे की बातों को सुनकर मुझे ऐसे लगा
कि चाहे पहाड़ी स्थान हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, लेकिन हमारे देश में एक जैसी आत्मा निवास करती है। अर्थात लोग मानते हैं कि पाप और पुण्य है और ऐसा करने से हमें हमारे पुण्य बढ़ते हैं और पाप का क्षय होता है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही होती हैं, वो चाहे पर्वतीय स्थल हो और चाहे मैदानी भाग हो। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।